हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओ माय एम्पेरियर सीज़न 2 का एपिसोड 1। ये सीज़न 1 से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर तेंगी को अपने प्यार और राज्य के बीच में एक को चूज़ करना पड़ सकता है या दोनों को ही साथ में संभालना पड़ेगा। अब वो कैसे, ये हम इस सीज़न में देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हमें तेंगी का महल दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ शांत हो चुका होता है और तेंगी को राजा भी बना दिया जाता है। तो तेंगी अनाउंस करता है कि जितने भी लोग कैद खाने में बंद है उन्हें छोड़ दिया जाए, मगर तेंगी की दादी ऐसा करने से मना करती है। कहती है कि अपने लोगों को तो छोड़ दिया जाए मगर जो ऑब्वियस कैटेगरी के लोग हैं उन्हें ना छोड़ा जाए। तो तेंगी बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसकी दादी बोलती है, क्या तुम भूल गए इससे पहले जो राजा थे उनके साथ क्या हुआ था, यानी तेंगी के पापा के साथ क्या हुआ था। ये भी हमें इसी एपिसोड में पता चल जाएगा। फिर हम फेफे को देखते हैं जो जेल के अंदर बंद होती है। तेंग तेंग छोटे बच्चों की तरह गुस्सा करता हुआ तेंगी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने सब लोगों को छोड़ दिया मगर फेफे को क्यों नहीं। क्या तुम भूल गए उसने तुम्हें कितनी बार बचाया है। अगर ऑब्वियस कैटेगरी के लोगों ने लोगों को हार्म किया है तो तुम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो, तुमने भी बदले में फेफे को मारा था। तेंगी उसे बाहर जाने के लिए बोलता है मगर तेंग तेंग तो अड़ जाता है कि नहीं, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा जब तक तुम फेफे को नहीं छोड़ोगे। तो तेंगी अपने गार्ड्स को बोलता है और जबरदस्ती तेंग तेंग को वहां से निकलवा देता है। बाद में तेंग तेंग फेफे को छुड़वाने के लिए कैद खाने की तरफ जा रहा होता है। तभी वो दिखता है कि रास्ते से एक रथ भी जा रहा है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि फेफे तो वहाँ पे है ही नहीं, यानी जो इसकी दादी है वो फेफे को एक्सिक्यूशन ग्राउंड ले जा चुकी है, यानी जो इसने रथ देखा था वो इसकी दादी का ही था। तेंगी की दादी फेफे को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे दोबारा आने की, तुम्हारे ऑब्वियस कैटेगरी के लोगों की वजह से ही हमारे पहले वाले राजा मरे थे और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे वहाँ पे होने की वजह से हमारी टीम के लोगों की ताकतें कम हुई जा रही थी, फिर भी तुम वहाँ पे गई। उसकी वजह से हो सकता था कि हमारी टीम हार जाती और या तेंगी को ही कुछ हो जाता। तो बाद में तेंग तेंग जल्दी से भाग के तेंगी के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी दादी फेफे को एक्सिक्यूशन ग्राउंड ले जा चुकी है। वहीं तेंगी की दादी उन लोगों को ऑर्डर देती है कि फेफे को मार दो, पर तभी वहाँ पे मोरैन आता है और कहता है कि आप इसे नहीं मार सकते हो। तो दो सैनिक आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि मोरैन फेफे को पसंद करते हैं, इसलिए ये नहीं चाहते कि फेफे मरे, मगर फेफे एक शैतान है, अगर वो मोरैन के साथ रही तो वो मोरैन को भी खा जाएगी, मतलब मार डालेगी। तेंगी की दादी बोलती है, क्या तुम भूल गए 10 साल पहले तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था। तो मोरन बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है कि 10 साल पहले क्या हुआ था, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि फीफे मेरी होने वाली वाइफ है, मैंने और फीफे ने एंगेजमेंट कर ली है। तो उसकी दादी चिल्लाते हुए बोलती है कि अच्छा, तो अब तुम इस कल की आई लड़की के पीछे इतना पागल हो चुके हो कि अब तुम मुझसे झूठ बोलने लगे हो। और सभी सैनिकों को फीफे को मारने का ऑर्डर देती है। तो मोरन वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि अगर आपको फीफे को मारना है तो उससे पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि एज ए हस्बैंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने वाइफ का मरते दम तक ध्यान रखूं। तेंगी की दादी बोलती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी और फीफे की एंगेजमेंट हुई है, मैं तो मान सकती हूँ कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तभी यहाँ पे तेंगी आता है और कहता है कि मैंने खुद नहीं देखा है फीफे और मोरैन की एंगेजमेंट होते हुए। इतना सब कुछ सुनने के बाद उसकी दादी वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है और मोरैन भी फीफे को लेके वहाँ से चली जाता है। फिर हम देखते हैं तेंग तेंग अकेला बैठा हुआ फेफे को मिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका वो दोस्त आता है। अब इसका नाम तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जितना समय मुझे ट्रिग्नो के फॉर्मूले याद करने में नहीं लगता उससे कई ज़्यादा समय मुझे इनके नाम याद करने में लग जाता है। वो तेंगी से आके बोलता है कि तुम यहाँ इतने आराम से कैसे बैठ सकते हो, और वो वहाँ पे फेफे को लेके जा चुका है। ये मोरन की बात कर रहा है। तुम्हें क्या फेफे की फिक्र नहीं हो रही, तुम्हें फेफे से मिल के आना चाहिए, एक बार जाकर देख के तो आओ कि फेफे होश में आई भी है या नहीं, वो ठीक है या नहीं, कहीं मोरन की वजह से उसे किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो क्या तेंगी निकल जाता है अपने फेफे से मिलने के लिए सभी लोगों को फ्रीज करता हुआ। ये इसकी सुपर पावर है कि वो जितने भी लोग होते हैं उन सबको फ्रीज कर सकता है। तेंगी फेफे के रूम में पहुंच जाता है और वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ फेफे को ही बस देख ही जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं तेंग तेंग बड़े प्यार से अपनी दादी के पैर दबा रहा होता है। उसकी दादी उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तो वो बोलता है कि भाई तो सो रहा है। तो वो बोलती है कि मुझे उससे मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो मुझसे थोड़ा नाराज़ हो। तो वो बोलता है कि अभी मिलने की क्या ज़रूरत है, सुबह मिल लेना। पर उसकी दादी को तो अभी तेंगी से मिलना होता है, इसलिए वो तेंगी के रूम में जाने के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं चोंग चोंग, ये वही लड़की है जो फीफे का खाना चुरा के खाया करती थी। वो फीफे के रूम में आती है। चोंग चोंग को वहाँ पे देख के तेंगी वहाँ से उठ के चली जाता है। लेकिन तेंगी की दादी जब तेंगी के रूम में आती है और वो चेक करती है कि तेंगी सो रहा है या नहीं, और वो चदर हटा के देखती है तो उसके अंदर से तेंग तेंग निकलता है, यानी तेंग तेंग ने अपनी 2 कॉपी बना ली होती है।
उसकी दादी उससे पूछती है कि चलो मुझे बताओ तुम्हारा भाई कहाँ गया है। तो वो बताता है कि वो मोरैन के महल में गया है। उसकी दादी उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है और कहती है कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम इसी रूम के अंदर लॉक रहोगे। वहीं चंग चंग फेफे को अपनी एनर्जी से हील करने की कोशिश कर रही होती है, पर ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से उसके हाथ डिसअपियर होने चालू हो जाते हैं। तो फेफे उससे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने से मना करती है। तो वो कहती है कि अगर अभी मेरे यहाँ पे दादाजी होते ना, वो आपको 2 मिनट में सही कर देते। और उसे बताती है कि मैंने यहाँ पे एक अजीब सी शक्ल के आदमी को देखा था। है ना, तेंगी को अजीब सी शक्ल का आदमी बोल रही है। फिर हम देखते हैं मोरे ने एक दवाई बनवाई होती है ताकि फेफे जल्दी से सही हो जाए, और उस दवाई का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। इनफैक्ट स्मेल भी बहुत गंदी होती है। वहीं फेफे अपने कमरे के अंदर आराम से जग के बैठी होती है, तभी उसे आवाज़ आती है कि मोरेन आ रहा है। तो वो सो जाती है। मोरेन अंदर आता है और उसे दवाई पिलाने की कोशिश करता है, मगर फेफे नहीं पीती। तो वो दवाई खुद अपने मुंह के अंदर भर के उसे माउथ टू माउथ पिलाने वाला होता है। उतने में पीछे से यन्नन आ जाती है चिल्लाती हुई कि महाराज रुक जाओ, आप नहीं पिला सकते इसे, मैं हूँ ना, मैं पिला देती हूँ। और वो उसे दवाई पिलाने ही वाली होती है, तभी फेफे अपनी आंखें खोलती है। तो यन्नन उसके मुंह पे ही वो दवाई को थूक देती है। बाद में यन्नन मोरन को बोलती है कि महाराज अब आप आराम से आराम करने जा सकते हो, मैं फेफे का ध्यान रख लूँगी। बाद में मोरैन उन दवाई बनाने वालों को थैंक यू बोलता है और कहता है कि प्लीज़ इसकी रेसिपी मुझे देना, क्योंकि इस महाराज को लग रहा होता है कि फेफे इसकी दवाई की वजह से सही हुई है। टैंग टैंग कमरे से भागने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पे खड़े सिपाही उसे बाहर नहीं निकलने देते। फिर हमें तेंगी के कैदखाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैनिक उन सभी कैदियों को दवाई पिलाते हैं ताकि वो लोग सही हो जाए। टैंग टैंग अंदर बैठा हुआ काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, तभी उसकी नज़र मिरर में पड़ती है। तो वो सोचता है कि मैं अपनी 2 कॉपी बना के बाहर जा सकता हूँ। वो अपनी 1 कॉपी को बाहर भेजता है और खुद ऊपर खड़ा हुआ देखता रहता है कि कैसे सैनिक उस कॉपी के पीछे भाग रहे हैं। बाद में सभी लोग फैंगली को उन लोगों की चंगुल से छुड़वाने की कोशिश करने के लिए सोच रहे होते हैं। तभी यूशन बोलता है कि वहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, हमें कुछ ना कुछ तो जल्दी से जल्दी करना होगा। तभी वहाँ पे तेंग तेंग आता है और कहता है कि मैं हूँ ना, आप मुझे कैसे भूल सकते हो। तो यूशन बोलता है कि आप हमारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का एरिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो तेंग तेंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। यूशन तेंग तेंग की ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं तेंगी फेफे के रूम के बाहर खड़ा होकर फेफे को देख रहा होता है, मतलब वो अंदर सो रही है, वो तो सिर्फ बाहर से ही देख रहा है। तभी मोरन आता है और कहता है कि महाराज एक लड़की के घर के बाहर इस तरह खड़े रहे और उसे ताड़े, ये अच्छा नहीं लगता। तेंगी भी उसे सुनाता हुआ बोलता है कि कोई और इस वक्त किसी लड़की के घर में जाकर उसका डोर नॉक करे, वो भी अच्छा नहीं लगता। यूशन और तेंग तेंग डेजर्ट वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो लोग एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम जियाओ बिंग है। जियाओ बिंग इन्हें अपने साथ घर पे ले आती है। जियाओ बिंग जब अपना पूरा चेहरा दिखाती है तो तेंग तेंग बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो। तो जियाओ बिंग बोलती है कि तुम उतने ही ज्यादा ऑनेस्ट हो, मगर हाँ, तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। तो यूशन बोलता है कि अरे नहीं नहीं, हमारे महाराज ठरकी वर्की नहीं है, इनके सामने जो भी लड़कियां आती हैं जो सुंदर होती है वो उनकी इसी तरह तारीफ करते हैं। आप तो मुझे ये बताओ कि आपने इस तरह की दिखने वाले लड़के को देखा है क्या। तो जियाओ बिंग बोलती है कि नहीं, मैंने तो अभी तक इस लड़के को नहीं देखा और मुझे लगता नहीं है कि अभी इस डेजर्ट में तुम्हें मिलेगा अगर ये यहीं पे खोया है तो। और वो रात को सोने के लिए उन्हें चादर भी देती है। तो तेंग तेंग बोलता है कि मैं तो इस बिस्तर पे सोऊंगा। तो जियाओ बिंग बोलती है कैसा रहेगा अगर तुम भारी सो। तो तेंग तेंग बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे जमीन भी बुरी नहीं है। रात को फेफे चोंगचो को छोड़ने घर जा रही होती है, तो रास्ते में तेंगी बोलता है कि ये आंटी इस बच्ची के साथ कहाँ जा रही है। तो चोंगचंग चिल्लाती हुई बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरा नाम चोंगचंग है, मुझे चोंगचंग बोला करो, समझे। फेफे बोलती है कि तुम मुझे आंटी बुलाया करो, मुझे काफी अच्छा लगता है जब तुम मुझे इस नाम से बुलाते हो। तो तेंगी बोलता है कि लगता है दवाई की वजह से तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही सही हो गई है। तो फेफे बोलती है तुम्हें क्या लगता है दवाई की वजह से सही हुई क्या मैं। नहीं जी, इस बच्ची की वजह से सही हुई हूँ मैं। और फिर फेफे ऑब्जेस पीपल की पावर की तारीफ करते करते काफी आगे चले जाती है। उसके आगे जाने के बाद चोंगचोंग तेंगी को बोलती है कि तुम ही थे ना जो कल दीदी के कमरे में आए थे, तुम मेरी दीदी को पसंद करते हो ना। और वहाँ से भग लेती है। फिर हमें ऑब्जेस विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पे चोंगचोंग के दादाजी सभी लोगों को सही कर रहे होते हैं और उनके भी हाथ धीरे धीरे डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हमारे पास पावर होती है, बट हम एक बार में लिमिटेड अमाउंट में ही पावर यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। और तभी उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है। बाद में फेफे उन्हें हील करने की कोशिश करती है, मगर वो मना कर देते, कहते हैं कि तुम्हारी तो खुद की तबीयत अभी तक पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, तुम मेरे ऊपर क्यों अपनी लाइफ बेकार कर रही हो, वैसे भी तुम हमारी ऑब्जेस कैटेगरी की ऑनर हो। और कहते हैं कि मैं तो बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि हमारे ऑब्जेस पीपल के ऊपर जो इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है वो साफ हो जाए।
फिर हमें पास्ट में ले जाया जाता है। नॉर्डिक लैंड और ओरियन लैंड के अंदर फाइट हो रही थी। तब जो तेंगी के डैड थे उनके अंदर एक वायरस आ गया था, जिसके बारे में जो ऑब्जेक्ट कैटेगरी के उस वक्त राजा थे उन्होंने बताया भी था, मगर और राजाओं ने उनकी बातों पे बिलीव नहीं करा। धीरे धीरे उनके राजा की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होनी चालू हो गई थी। अब उनकी वजह से औरों को हार्म ना हो, इसलिए जो ऑब्जेक्ट कैटेगरी के राजा थे उन्होंने उन्हें मार दिया था, और तभी पीछे से और राजाओं ने भी ऑब्जेक्ट कैटेगरी के राजा को मार दिया, और तब से ही ऑब्जेक्ट कैटेगरी के लोगों के साथ इस तरह व्यवहार किया जाता है। फेफे तेंगी को बोलती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम ऑब्जेक्ट कैटेगरी का नाम क्लियर करोगे। तेंगी भी जब ये सारी बातें सुनता है तो वो भी बोल देता है कि ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट कैटेगरी का नाम क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तभी उसके दादाजी की डेथ हो जाती है और वो हवा में सितारों की तरह चमकते रह जाते हैं। तेंगी जब फीफे को गोद में उठा के ले जा रहा होता है तभी सामने से मोरन आता है। वो उससे पूछता है कि तुम इसे इस तरह लेके अभी कहाँ से आ रहे हो। तो तेंगी बताता है कि तुम्हें क्या लगता है फीफे तुम्हारी वजह से सही हुई है? नहीं, फीफे ऑब्जेक्ट कैटेगरी के वर की वजह से सही हुई है, और मैं अभी ऑब्जेक्ट विलेज से ही होके आ रहा हूँ। मोरन अपने हाथ आगे करता है फीफे को गोद में उठाने के लिए, मगर तेंगी उसे लेकर चले जाता है। फिर हम तेंग को देखते हैं। जिया बिंग उससे बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है और कुछ खाना पीना है ना, तो तुम्हें इसके बदले में ये फूल तोड़ के लाने पड़ेंगे। अगर तुमने ये फूल नहीं तोड़े तो तुम्हें आज खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तेंग बोलता है कि बस इतनी सी बार, और वो टोकरी यूशेंग को देते हुए कहता है कि जाओ बेटा, अपनी ताकत का प्रदर्शन तो दिखाओ एक बार। फिर क्या, यूशेंग लग जाता है। फेफे मोरन को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए, और यंडन को बताती है कि मोरन ने झूठ बोला है कि हम दोनों ने एंगेजमेंट करी है। तभी पीछे से बिलियन आती है और कहती है कि आप लोगों को तेंगी की दादी ने बुलाया है। वो चारों तेंगी की दादी से उनके वहाँ मिलने पहुँच जाते हैं। तेंगी की दादी बोलती है यंडन को कि कैसा रहेगा कि तुम और तेंगी जल्दी से शादी कर लो, अब मुझे खेलने के लिए पोता दो। तो यंडन बोलती है कि मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा करा और अब तुम मुझे ऐसा बोल रही हो। तो वो बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तेंगी से प्यार नहीं करती हूँ। फेफे खड़े होकर कुछ बोलने वाली ही होती है, मगर उससे पहले ही उसकी दादी उस पर चिल्ला देती है। तो फेफे बोलती है मनी मन में, मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं और उससे पहले ही डांट दिया। जब वो लोग उसकी दादी के कमरे से बाहर निकल के आते हैं तो तेंगी बोलता है कि मुझे फेफे से अकेले में कुछ बात करनी है। उनके वहाँ से जाने के बाद तेंगी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ऑब्जेक्ट कैटेगरी के लोगों का नाम क्लियर करवा दूंगा, और उसे हक कर लेता है। तो फेफे बोलती है कि मुझे पता नहीं मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती हूँ, क्योंकि देखा जाए तो मोरन तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है और तुमसे ज़्यादा मैच्योर भी दिखता है। तो तेंगी बोलता है क्योंकि तुम अंधी हो। तो फेफे वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। मतलब पहले पोपट भी खुद ही कर रही थी और नाराज़ भी खुद ही हो गई। फिर हम देखते हैं जो बिलियन है वो तेंगी की दादी के कान भर रही होती है। कहती है कि क्यों ना आप मोरन और फेफे की शादी करवा दो, फिर देखना सभी लोग आप ही की साइड लिया करेंगे। फिर हम देखते हैं यूशन को जो चैन की नींद सो रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके ऊपर काफी सारे कीड़े चल रहे हैं। यूशन उन कीड़ों का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से वो कीड़े आ रहे होते हैं। तभी पीछे से कोई यूशन के ऊपर अटैक करता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। जब यूशन को होश आता है तो वो देखता है कि सामने काफी सारे लोग बंधे हुए हैं, और वो जो फूल इसने तोड़े थे उन्हीं से एक दवाई भी बनाई जा रही है। तभी उसकी नज़र फेंगली पे भी पड़ती है। जियाओ बिंग आती है और यूशेंग को बोलती है कि यहाँ तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। तो यूशेंग बोलता है क्या तुम्हें हमारी रियल आइडेंटिटी पता है? तभी पीछे से तेंग चिल्लाता है और कहता है कि यूशेंग घबरा मत, मैं आ गया हूँ तुझे बचाने। तो हमारा तेंग आया है तो कुछ ना कुछ तो धमाका होगा ही। तो धमाके की शुरुआत इनकी एंट्री से ही करते हैं। इतनी शानदार एंट्री के बाद वो सभी लोग इसे भी बंद कर लेते हैं। यूशेंग उसे बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो वो बोलता है कि तुम्हें दिखता नहीं है मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। तो यूशेंग बोलता है कि अच्छा आपके पास क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ ज़रा। तो वो बोलता है कि मेरे पास अभी तो कोई आइडिया नहीं है बट जल्दी आ जाएगा। तभी एक आदमी
तैंग तैंग को वो दवाई पिलाने आता है, मगर उससे पहले ही तैंग तैंग बेड़िया तोड़ देता है। तो जियाओ बिंग वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग पागल हो जाते हैं और उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। मगर तैंग तैंग जियाओ बिंग को अपनी गोदी में उठा के वहाँ से भग लेता है और अपनी काफ़ी सारी कॉपी भी छोड़ के जाता है, ताकि ये लोग अच्छे से लड़ाई कर सकें इनके साथ। यूशेंग तैंग तैंग से बोलता है कि इस आफत की पुड़िया को अपने साथ क्यों लेके आए हो। तो तैंग तैंग बोलता है कि इतनी खूबसूरत लड़की को तो मैं मार सकता हूँ नहीं ना। यूशेंग फैंगली को दवाई पिला के होश में लाता है, मगर फैंगली अभी भी वैसा ही बिहेव कर रहा होता है, इसलिए यूशेंग उसे मार के वापस से सुला देता है। तभी पीछे से वो पागल लोग आ रहे होते हैं। तो तैंग तैंग जियो बिंग को बोलता है कि तुम अपना इंस्ट्रूमेंट बजाओ ना। तो वो बोलती है कि इंस्ट्रूमेंट तो वहीं पड़ा हुआ है, तो मुझे उठा के जो लाए थे। तो वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जियाओ पिंग का पैर रेत के अंदर फंसता है और वो दोनों गिर जाते हैं। टैंग टैंग जियाओ पिंग के ऊपर होता है, वो जियाओ पिंग को दिखता ही रहता है। तभी जियाओ पिंग दिखती है कि वो लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो वो टैंग टैंग को अपने पास कर लेती है। बिलियन मोरन और फेफे के पास जाती है और कहती है कि महारानी आपको बुला रही है, आप दोनों की शादी की बात करने के लिए। तेंगी की दादी बोलती है कि मैं मान गई तुम दोनों की शादी करने के लिए, अब तुम दोनों जल्दी से शादी करो और अपने बच्चे को मेरी गोद में ला के रख दो, क्योंकि शादी से पहले लोग तुम्हारे साथ रहने के खिलाफ हो रहे हैं। वहीं टैंग टैंग और जो जियाओ बिंग है वो दोनों साथ में क्यूट टाइम स्पेंड करते हैं। तभी उस घर के ऑनर आ जाते हैं, जिस घर के अंदर टैंग टैंग और जियाओ बिंग रुके होते हैं। बाहर लकड़ी जलते हुए देख वो समझ जाते हैं कि घर के अंदर कोई है, इसलिए वो घर के अंदर धुआं छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से टैंग टैंग और जियो बिंग को कमरे से बाहर निकल के आना पड़ता है। तभी एक आदमी जियो बिंग के ऊपर अटैक करता है, मगर टैंग टैंग आके जियो बिंग को बचा लेता है, पर वो चक्कू गलती से टैंग टैंग के लग जाता है। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर तो होता है नहीं, इसलिए वो ऐसे बीच में कहीं पे भी सो जाते हैं। जब जियो बिंग चेक करती है तो उसे पता चलता है कि टैंग टैंग के तो फीवर है। जियो बिंग के पास एक ही शॉल होता है, इसलिए वो दोनों एक ही शॉल में सो जाते हैं। जियो बिंग बोलती है कि देखो मुझे दूसरों का एहसान रखने की आदत है नहीं, इसलिए मैं ये शॉल उड़ा के तुम्हारा एहसान उतार रही हूँ, मगर एक बात याद रखना, रात को मेरे साथ कुछ भी ऊट पटांग करने की सोचना भी मत। जब सुबह होती है तो जियो बिंग दिखती है कि टैंग टैंग तो उसी के देखे जा रहा है। टैंग टैंग उसे बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा मैन हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी तुम्हारी हुई, अगर मुझे कुछ भी होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ तुम ही होंगी। तो जियो बिंग टैंग टैंग के हाथ बांध के अपने साथ ले जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फाइनली इस एपिसोड को बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा।